नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी देवी। तो इस समय देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ट्रेन से पहुंचेंगे कीव और रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे पीएम मोदी। होटल से महात्मा गांधी स्टैचू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कीव पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एसपीजी की टीम कीव में तैनात की गई है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवान भी तैनात हैं और करीब 7 घंटे कीव में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम माना जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर है इस मुलाकात पर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे। और जानकारी यह है, अपडेट यह है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं कीव और 7 घंटे यूक्रेन में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम क्या है ये भी आपको बता दें। ट्रेन से कीव पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे और होटल से महात्मा गांधी स्टैचू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कीव में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। एसपीजी की टीम तैनात की गई है कीव में। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन के जवानों को तैनात किया गया है और करीब 7 घंटे का प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कीव में रहने वाला है। तो ये बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं कीव और वहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात वो करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री का ये दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है और शांति दूत की तरह प्रधानमंत्री के इस दौरे को देखा जा रहा है। बड़ी खबर यह भी है कि कीव रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रिसीव करेंगे और बाद में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। शांति बहाली मुद्दे पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से युद्ध चल रहा है और इस बीच माना यह जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच शांति बहाली के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इसी के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में बातचीत हो सकती है। तो खुद कीव रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पहुंचेंगे। बाद में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दोनों के बीच में चर्चा होगी और जो है मुद्दा है शांति बहाली, माना जा रहा है कि इसकी चर्चा भी जो है संभव मानी जा रही है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से युद्ध चल रहा है और दोनों ही देशों में काफी नुकसान युद्ध से हो चुका है। इस बीच सबकी नजर इस मुलाकात पर है कि क्या शांति बहाली पर भी चर्चा हो सकती है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको दे दें। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस ने बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस। किसी भी इलाके में मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा के दौरान जारी थे हमले। तो देखिए ये बड़ा फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। आज किसी भी इलाके में मिसाइल अटैक रूस नहीं करेगा। यह बड़ा फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। किसी भी इलाके में कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। इससे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे तो उस दौरान हमले लगातार जारी थे, लेकिन इस बार रूस ने यह फैसला लिया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे तो रूस किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं करेगा यूक्रेन पर। तो यह बड़ा फैसला और किसी भी इलाके में कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। इससे पहले कई जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। खुद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बाइडेन, वो भी यात्रा करने पहुंचे थे और उस वक्त की अगर जानकारी मिल रही है कि उस वक्त जो हमले थे वो जारी थे। लेकिन बड़ा फैसला इस बार रूस ने ये लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर है। 7 घंटे वो कीव में रहने वाले हैं और इस दौरान रूस किसी भी तरीके का हमला यूक्रेन पर नहीं करेगा। कोई भी इलाका हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां पर किसी भी तरीके का जो अटैक है वो नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसी साल जुलाई में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। उन्हीं दिनों रूस ने कीव में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर रॉकेट से हमला किया जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई, जिसकी दुनिया भर में निंदा की गई। और उसी अस्पताल का जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने।
ये तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी या भारतीय चैनल इस चीज को उतनी गहराई से कवर नहीं कर पाए होंगे जितनी गहराई से आज एबीपी न्यूज आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। टीम में बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। जो यूक्रेनियन लोग हैं उनके बच्चों का इलाज भी यहीं होता है। वॉर दो देशों के बीच में हो सकती है लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो सकती, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार बच्चे यहाँ इलाज करवा रहे थे। कहा यह जाता है कि 20 के करीब मौत को डिक्लेयर किया गया था, उनमें से 14 बच्चे बताए गए थे। लेकिन जिस तरह से ये बिल्डिंग टूटी है, इस तरफ आपको मैं दिखाऊंगा कि ये बिल्डिंग का जिस तरह से पूरा हिस्सा यहाँ से टूट गया है, तो देखते हुए लगता ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ होगा। ऊपर तक देखिए आप, आज भी 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन बावजूद उसके तबाही के निशान आज भी इस हॉस्पिटल पर मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी तबाही और ऐसे युद्ध से आखिरकार किसको क्या फायदा होगा। कायदे से इसे रोकना चाहिए, शांति का रास्ता निकलना चाहिए। और ये हॉस्पिटल हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि जब तक युद्ध रॉकेट दो देशों के बीच में पनपती ये बदले की आग खत्म नहीं होगी, तब तक इंसानियत का खून इसी तरह से बहता रहेगा। यूक्रेन में बसे न सिर्फ भारतीय बल्कि यूक्रेन की सरकार भी ये चाहती है कि चाहे भारत मध्यस्थता करे या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए, लेकिन भारत रूस और यूक्रेन के बीच में 2 साल से छिड़ी इस जंग को रोकने का पक्षधर रहा है। यहाँ के समुदाय ने भी इस बात की अपील की है कि किसी भी तरह से, ये भारतीयों ने कहा है कि किसी भी तरह से मोदी साहब इस बात का रास्ता निकालें। अब भारत के माथे पर यह तिलक सजता है। इस युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट क्या पश्चिमी देश भारत को लेने देना चाहेंगे, ये देखकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मोदी और जेलेंस्की के बीच में युद्ध को रोककर शांति स्थापित करने की बात तो जरूर होगी। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक क्या क्या हुआ है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब क्या चल रहा है वहां पर। सबसे पहले शुरुआत की बात अगर की जाए, कब ये जंग शुरू हुई, 24 फरवरी 2022 वो दिन था जब दोनों देशों के बीच ये जंग शुरू हुई। 3 लाख से ज्यादा लोगों की अब तक मौत इस जंग में हो चुकी है। यूक्रेन का दावा है कि 71,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने भी कई जो सैनिक है उन्हें मार गिराया है। वहीं रूस ने यह दावा किया है कि 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। और यूक्रेन को आर्थिक नुकसान कितना हुआ है ये भी आपको बता दें, 150 अरब डॉलर बताए जा रहे हैं कि जो अब तक आर्थिक नुकसान यूक्रेन को हो चुका है। रूस को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, 322 अरब डॉलर का अब तक रूस को आर्थिक नुकसान हो चुका है। अब युद्ध पर रूस ने कितना खर्च किया है ये भी देख लीजिए, 103 अरब डॉलर अब तक जो है रूस युद्ध पर खर्च कर चुका है। 2023 का ये पूरा अपडेट था। युद्ध पर यूक्रेन का खर्च कितना हुआ है ये भी आपको बताएं, 65 अरब डॉलर यूक्रेन अब तक खर्च कर चुका है 2023 में। तो ये पूरा वो आंकड़ा है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और अब किस तरीके से चल रहा है। और अब सबकी नजर इस मुलाकात पर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं। अब पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर देखिए पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में मीडिया की खास कवरेज शुरू हो गई है। अमेरिका और रूस में भी दौरे की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के दौरे से शांति की उम्मीद है, अमेरिकी मीडिया का ये कहना है। तो पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर बनी हुई है और यूरोप की मीडिया में इस पूरी मुलाकात को लेकर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खास कवरेज चल रही है। अमेरिका और रूस में भी दौरे की चर्चा हो रही है और पीएम मोदी के दौरे से कहीं ना कहीं जो शांति की उम्मीद है वो जताई जा रही है। जो शांति अब तक कोई नहीं ला पाया है, वो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद वो शांति दोनों देशों के बीच में हो सकती है। तो पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन में खूब चर्चा हो रही है। पीएम मोदी कीव में महात्मा गांधी के स्टैचू पर भी जाएंगे और बापू को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम का ये दौरा कितना अहम है, इससे दोनों देशों के रिश्ते पर कितना असर पड़ेगा, कुछ लोगों से खास बातचीत की है एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने। कीव में क्या तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, कहां जाएंगे, क्या बातचीत होगी, इसको लेकर हमारे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नजर बनी हुई है कि क्या शांति का रास्ता निकलेगा या फिर एक बार फिर बैलेंसिंग एक्ट तक बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने रूस की यात्रा पर गए थे और उसके बाद पश्चिमी देशों ने
जिस तरह का माहौल बनाया उसे देखते हुए भारत की एक ऐसी पहल मानी जा रही है जिसमें एक बैलेंसिंग एक्ट की भूमिका भी हो सकती है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं, उन हालात के बीच में हो ही नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे वो रूस गए हों या फिर यूक्रेन आ रहे हों तो यहाँ जेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात ना करें। लेकिन भारतीय समुदाय के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्टीव, आप कब से यहाँ रह रहे हैं और आपको क्या लगता है कि तकरीबन 42 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? और जिस तरह के माहौल में पिछले 2 साल से आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि कोई शांति का रास्ता निकलेगा या ये सिर्फ एक मुलाकात और बैलेंसिंग एक्ट बनकर रह जाएगी? जी, मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और मैं टेक्सटाइल बिजनेस में हूँ। मेरे हिसाब से ये विज़िट जो है महत्वपूर्ण विज़िट, बिकॉज 905 या 6 दिन की वॉर के बाद आई थिंक हर वॉर का जो सॉल्यूशन है वो एक संधि पे ही होता है और ये टाइम आ चुका है ताकि दोनों देश का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म किया जाए और प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही अहम सोर्स बनेंगे इसमें। आगे साहब, रशिया जाना पहले प्रधानमंत्री मोदी का, फिर यूक्रेन आना, आप लोगों ने एक चिट्ठी भी आपके समुदाय की तरफ से लिखी गई है, उस पर साइन किए गए हैं सैकड़ों की तादाद में और आपने कहा है कि भारत हमेशा शांति का प्रतीक बनता रहा है, तो आप शांति के रास्ते का हल निकालिए। क्यों लगता है ऐसे आपको कि भारत को ये मौका मिलेगा और क्या पश्चिमी देश ये चाहेंगे कि भारत इस काम को, इस ब्रिज को कंप्लीट करने में सफल रहे? हमारे लिए तो मोदी जी का आना एक युग पुरुष का आने के बराबर है, पोलैंड में हो या यूक्रेन में हो। और हाल ही में जब मोदी जी हमारे यूक्रेन के शत्रु राष्ट्र में दौरे पर गए थे, उसके बाद ही अचानक ये दौरा का ऐलान हुआ है, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। तो वहां के लोगों को आपने सुना, क्या कुछ उनका कहना है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर यूक्रेन में भी सियासी हलचल है। यूक्रेन की पूर्व पीएम यूलिया टिमोशेंको का बयान सामने आया है। पीएम मोदी का दौरा ऐतिहासिक है, यूलिया का यह कहना है, और शांति बहाली को रफ्तार इससे मिलेगी। सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि पीएम का दौरा कामयाब होगा। मेडिकल उपकरण और दवाओं की सप्लाई भारत करे, यूलिया का यह कहना है। तो पीएम के दौरे पर यूक्रेन के पूर्व पीएम का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि उम्मीद है कि पीएम का यह दौरा कामयाब होगा क्योंकि सबकी नजर है, सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रधानमंत्री के दौरा जो है वो ऐतिहासिक है और इससे शांति बहाली को भी रफ्तार मिलेगी। उम्मीद उन्होंने जताई है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा कामयाब होगा, शांति के लिहाज से भी वो कामयाब होगा और मेडिकल उपकरण और दवाओं की सप्लाई भारत करे, ये भी उन्होंने मांग की है। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी उम्मीद लेकर आ रहा है, सबकी नजर इस पर बनी हुई है और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। सबकी नजर है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर और इसी पर पूर्व पीएम का जो बयान है वो भी सामने आया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के खिलाफ अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, किस तरीके से उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से बात की है। कई बार बात हो चुकी है। अब देखिए, युद्ध शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के नेताओं से प्रधानमंत्री की बात हो चुकी है। सितंबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति से कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात में उन्होंने युद्ध का मुद्दा उठाया। रूस के दौरे के 1.5 महीने बाद यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इससे पहले वो जो थे रूस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी और वहां पर भी शांति का संदेश उन्होंने दिया था। अब यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो शांति को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हो सकती है। रूस के दौरे के 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं और काफी अहम प्रधानमंत्री का ये दौरा माना जा रहा है। तो युद्ध के खिलाफ अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जुलाई 2024 में रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की, युद्ध का मुद्दा उठाया था। रूस के दौरे के 1.5 महीने के बाद यूक्रेन की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि जानकारी ये मिल रही है कि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचेंगे, खुद रिसीव करने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन्हें जाएंगे। तमाम जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे, अहम मुद्दे, उनके साथ साथ जो शांति का मुद्दा है उस पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा संभव मानी जा रही है।
तो यूक्रेन में योगा को लेकर भी काफी उत्साह है और ऐसे एक योगा सेंटर का जायजा लिया है एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने। योगा से कौन परिचित नहीं, योगा किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा डे के तौर पर इसे एक ऐसा दिन बना दिया जब इसे एक पर्व की तरह याद किया जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी अब आ रहे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन में युद्ध 2 साल से चल रहा है। रूस ने जब से हमला किया है तब से दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है, एक दूसरे पर लगातार हमला जारी है। युद्ध और योगा अगर इन दोनों को जोड़ दिए जाए तो शांति का शब्द निकलता है, और शायद इसी शांति की आज रूस और यूक्रेन दोनों को जरूरत है, और उम्मीद भी सभी लोग यही कर रहे हैं कि शायद शांति का रास्ता निकलेगा। यूक्रेन में भारत का ये योगा का ट्रेंड आखिर कैसे पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर क्यों उत्साहित हैं, यहाँ योगा के इस पूरे स्टूडियो को चलाने वाले ये बताएंगे शशि भाई। शशि भाई 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये योगा और वो भी यूक्रेन को, यूक्रेनियन लोगों को सिखाना, ये कहाँ से शौक जगा, और क्या अब ये योगा जो है वो जेलेंस्की साहब और पुतिन साहब को भी करने की जरूरत है ताकि दिमाग शांत रहे? योग सभी को करने की जरूरत है, जिससे कि उनको समझ आए क्या करना है और सही चुनाव वो कर सकें, उनका विवेक सही काम करे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये एक औपचारिक दौरा है क्योंकि वो रूस गए थे इसलिए, या उम्मीद है आप लोगों को तो होगी ही होगी, यहाँ क्या चल रहा है, क्या बात करते हैं लोग, यूक्रेनियन लोगों का क्या मानना है? यूक्रेनियन लोग जो है ना, उनको मोदी के ऊपर बहुत विश्वास है। मेरी एक किसी से बात हो रही थी, मेरे यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, तो मैं पूछा तुम क्या सोचते हो, मोदी आएंगे क्या करेंगे? तो बोला क्या सोचते हैं, मोदी को सिर्फ टेलीफोन उठाकर पुतिन को कॉल करना है और बोलना है वॉर रोको, वो रोक देगा, इतना विश्वास है मोदी के ऊपर। तो पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर यूक्रेन की संसद के पूर्व अध्यक्ष दिमित्रो रजमुकोव का बड़ा बयान सामने आया है। संसद के पूर्व अध्यक्ष ने यह कहा है कि पीएम मोदी शांति के पैरोकार बन सकते हैं। रजमुकोव का यह बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दौरे से शांति बहाली को एक नया मौका मिलेगा। दौरे से यूक्रेन की स्थिति बेहतर बनेगी। तो मोदी के दौरे से शांति बहाली का एक नया मौका मिलेगा। यूक्रेन की संसद के पूर्व अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। उनकी भी नजर इस दौरे पर है और उनका यह कहना है कि शांति में मददगार हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस दौरे से यूक्रेन की जो स्थिति है वो बेहतर बन सकती है और इस दौरे से शांति बहाली को एक नया मौका मिलेगा। रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी उनका मानना है। शांति के पैरोकार बन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, और अब आपको प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। क्या बड़ी बातें हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, लगभग 7 घंटे की कीव यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहने वाली है, क्योंकि आने जाने में 20 घंटे का समय लगेगा, इसलिए 7 घंटे जो है कीव में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेशल ट्रेन से कीव की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। क्या क्या बातचीत होगी ये भी बता दें। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा मानी जा रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, और यूक्रेन पर रूस के हमले रोकने की खबर भी मानी जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो अहम जानकारी है। लगभग 7 घंटे की कीव की यात्रा रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आने जाने में 20 घंटे का समय लगेगा, और इसी के साथ 7 घंटे वो रहेंगे कीव में। स्पेशल ट्रेन से प्रधानमंत्री कीव की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। और इस वक्त रूस से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले ही चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं। मॉस्को में कियांग ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। यूक्रेन रूस वॉर पर चर्चा की जानकारी अब तक नहीं है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग रूस के दौरे पर पहुंच चुके हैं। मॉस्को में कियांग ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है और हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में अब तक जानकारी सामने नहीं आई है।
लेकिन राष्ट्रपति पुतिन से कियांग ने मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही नेताओं की मॉस्को में मुलाकात हुई है, जहां तमाम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। हर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हुई, लेकिन जो है मुद्दा यानी कि रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तो रूस यूक्रेन वॉर पर चर्चा की जानकारी नहीं है। ये मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बड़ी हलचल इस वक्त देखी जा रही है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग रूस पहुंचे हैं। राष्ट्रपति पुतिन से कियांग ने मुलाकात की है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके दौरे पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और तमाम अहम मुद्दों के साथ साथ शांति बहाली के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। अब देखिए, ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि देखिए युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है। 71,000 जो सैनिक है वो रूस के मारे गए हैं, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। रूस का आर्थिक नुकसान कितना अब तक हो चुका है? 322 अरब डॉलर का नुकसान अब तक रूस को हो चुका है। और इसी के साथ साथ 71,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन ने ये दावा किया है। तो युद्ध पर रूस ने खर्च कितना किया है? 103 अरब डॉलर का खर्च 2023 में युद्ध पर रूस कर चुका है। और यूक्रेनी सैनिक कितने मारे गए हैं? रूस ये दावा कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को वो मार चुका है। और युद्ध पर यूक्रेन ने 65 अरब डॉलर अब तक खर्च किए हैं। तो शुरुआत से लेकर किस तरीके से अब तक ये जंग जारी है और कितना नुकसान अब तक दोनों देशों को हो चुका है, ये आप समझ सकते हैं। 71,000 से ज्यादा जो है रूसी सैनिक मारे गए हैं, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ये दावा कर रहा है कि 1 लाख से ज्यादा जो यूक्रेनी सैनिक है वो अब तक मार चुका है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा जो है अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। अब कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे कीव, और पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। महाकवरेज लगातार जारी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोलकाता की। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। 4 और डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। सियालदह कोर्ट ने टेस्ट की मंजूरी दी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी टेस्ट होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 4 और डॉक्टर्स हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आपको बता दें कि सियालदह कोर्ट ने टेस्ट की मंजूरी दी है और इसी के साथ साथ मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी टेस्ट होगा। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की संलिप्तता जो पूर्व प्रिंसिपल है उसकी इस मामले से जुड़ी हुई है। लगातार जो सीबीआई है कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है और अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7वें दिन भी पूछताछ हुई। कल सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की और अब तक कुल 88 घंटे पूछताछ हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7वें दिन भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि कल सीबीआई ने संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ की है और अब तक सीबीआई कुल 88 घंटे पूछताछ उनसे कर चुकी है। आज पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना है। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार सीबीआई की जो पूछताछ है वो जारी है। महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि उन्होंने अपनी 30 साल के करियर में ऐसा होते हुए नहीं देखा। यानी कि क्राइम होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उसने लापरवाही के हर रिकॉर्ड को ही ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस एक्सपोज हुई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुलिस की लापरवाहियों ने पूरे केस का ही मर्डर कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। CBI submitted its status report to us of the investigation.
You have also submitted a status report of the investigation. We will have a look at your report. We'll take it on the record. बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उनके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा मौजूद थे तो दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला मामले की सुनवाई के लिए मौजूद थे। मामले की जांच कर रही CBI के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। Another, my lord, the status report may be sealed again, my lord, and retained in your lordship. Same for us. पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले CBI के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहते हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखी जाए जो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है। पूरे 10 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं जिसमें CBI ने ये बताया था कि जांच कहां तक पहुंची है और किसका क्या रोल है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूछा, आरोपी का क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें वो नहीं मिली है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस की डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरी टाइमलाइन भी दी है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ कहते हैं कि FIR ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई। CBI के वकील तुषार मेहता कहते हैं कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया, और इस बात पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी में एंट्री हुई और इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार यह भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोलकाता के आरजीकर अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अगस्त की रात को मर्डर हुआ, जबकि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी बॉडी पर जख्म के गहरे निशान थे। बावजूद इसके पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का केस तो बताया, लेकिन FIR दर्ज करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने FIR में देरी की बात पर हैरानी जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष पेश कर रहे वकील से पूछा कि सिब्बल आप ही बताइए, पोस्टमार्टम कब हुआ था? सिब्बल जवाब देते हैं कि शाम 6:10 से शाम 7:10 के बीच। जज पूछते हैं, तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:30 बजे FIR हुई? सिब्बल कहते हैं कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला सख्त लहजे में कहते हैं कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ कागजात देखकर जवाब देना है और इतना समय लग रहा है। जज कहते हैं कि अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 11:15 बजे। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और FIR दर्ज कब होती है हत्या की?
जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गया उस टाइम में, उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के पक्ष में जो दलीलें पेश कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और इसके बाद जज का गुस्सा सामने आता है। जज सवाल पूछते हैं कि पंचनामा कब हुआ। आगे कहते हैं कि क्या सीबीआई से कोई अधिकारी आया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर है। जज कहते हैं कि मैम, क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है। इस पर कपिल सिब्बल दखल देने की कोशिश करते हैं तो जज टूक लहजे में कहते हैं कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है और मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है, सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि 30 साल में कभी लापरवाही का ऐसा मामला नहीं देखा था। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके को गलत ठहराया है। एफआईआर से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह पुलिस की लापरवाही के कारनामे दर्ज हैं। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहाँ पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। और अब बात करते हैं क्राइम सीन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 बजे लिखी गई। सिब्बल जवाब देते हैं कि ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद की एंट्री है। इस पर जज कहते हैं कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में देर की, जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया। घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस और उसी जांच में अब सीबीआई को क्या मिलेगा, अपने आप में सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला उसी वक्त क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि बॉडी मिलने के बाद क्राइम सीन पर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर स्टाफ तक आते जाते रहे। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी बार बार यही सवाल किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई, और अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई है। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें तो महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आज भी कोलकाता में हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। डॉक्टरों की हड़ताल का आज 15वां दिन है।
कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल वापस लेने की अपील की थी, लेकिन कोलकाता में इसका असर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। आज भी हड़ताल पर रहेंगे कोलकाता के डॉक्टर्स। 15वां दिन है हड़ताल का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा था कि हड़ताल वापस ली जाए, क्योंकि जो मरीज है उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन इसका कोई असर डॉक्टर्स पर अभी नजर नहीं आ रहा है। 15वां दिन हड़ताल का और आज भी जो हड़ताल पर है वो डॉक्टर्स नजर आएंगे। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपील का असर दिल्ली और मुंबई में दिखने लगा है। दिल्ली में एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स का फैसला, एम्स के डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली है। महाराष्ट्र में भी डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने काम पर लौट गए हैं। कोलकाता में नहीं, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है, क्योंकि लगातार जो है महाराष्ट्र, दिल्ली और कोलकाता में डॉक्टर्स की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार अपील कर रहा था कि हड़ताल को खत्म किया जाए, जिसका असर देखने को मिला है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने फैसला लिया है, हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में भी डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपने काम पर लौट चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर केस पर बड़ी खबर आपको बताते हैं। बदलापुर कांड के खिलाफ उतरी कांग्रेस। आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कांग्रेस की महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, शिंदे सरकार को घेरेगी कांग्रेस की महिला नेता। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस की महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। तो बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। खासकर बदलापुर में जो लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। महिला नेता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिंदे सरकार को घेरेगी कांग्रेस महिला नेता। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बदलापुर कांड पर कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। तो पूरे महाराष्ट्र में आज कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जो कांग्रेस की महिला नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और लगातार ये मांग की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन लगातार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। इस पूरे घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है। 2 नाबालिग बच्चियां जिनके साथ स्कूल में यौन शोषण होता है, हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रदर्शन के माध्यम से लोग ये मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और सरकार के खिलाफ भी लोगों के अंदर गुस्सा देखा जा रहा है। और विपक्ष भी आज इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। तो पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जो महिला नेता है कांग्रेस की, वो पूरे महाराष्ट्र में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। बदलापुर केस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि केस दबाने की कोशिश होगी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आधी रात के बाद कैसे बयान दर्ज हो सकता है, हाई कोर्ट ने यह कहा है। बयान दर्ज करने में इतनी देरी क्यों लगाई गई? 27 अगस्त को केस की अगली सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर केस को दबाने की कोशिश की जाएगी, केस में किसी भी तरह की लापरवाही होगी तो कड़ा एक्शन कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। साथ ही साथ कई सवाल भी पूछे कि आधी रात के बाद कैसे बयान दर्ज हो सकता है और बयान दर्ज करने में आखिरकार पुलिस ने इतनी देरी क्यों की है। अब इस पूरे मामले में 27 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो स्वतः संज्ञान हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर लिया गया था कल और सुनवाई हुई थी, जिसमें फटकार भी पुलिस को लगी। पुलिस पर कई सवाल उठाए बॉम्बे हाई कोर्ट ने। उनका कहना था कि कैसे बयान आधी रात के बाद दर्ज हो सकता है और आखिरकार जो लोग थे उनके बयान दर्ज करने में इतनी देर आखिरकार क्यों लगाई है। अब इस पूरे मामले पर देखिए 27 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो बदलापुर में पूरा ये मामला बदलापुर का, जहां बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ था और खुद
हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर कल सुनवाई हुई और अगली सुनवाई अब 27 तारीख को होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली शराब घोटाले पर बड़ी खबर। आज केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल, सीबीआई वाले केस में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है। आज सुबह 11:15 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली शराब घोटाले में आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत पर है अरविंद केजरीवाल, लेकिन सीबीआई वाले केस में केजरीवाल को जमानत नहीं मिली है, जिसे चुनौती दी है अरविंद केजरीवाल ने। और आज सुबह 11:15 पर इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज होनी है और पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा दोबारा हो रही है। 69,000 भर्ती के लिए कुल 5 दिन परीक्षा होगी और 31 तारीख को, इसी के साथ साथ आपको बता दें 23, 24, 25, 30 और 31 तारीख को परीक्षा होगी। शहर शहर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और इस बार सरकार की तरफ से इंतजाम भी किए हैं, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था और इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा दोबारा हो रही है और शहर शहर परीक्षार्थियों की जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और अगली खबर बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। पटना एम्स के अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग हो गई है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर गोलीबारी हुई। बाइक सवार बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने गोलियां बरसाई और हमले में बाल सिक्योरिटी ऑफिसर बचे हैं। तो पटना एम्स के अधिकारी हैं जिनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर गोलीबारी हुई जिसमें बाल बचे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां बरसाई है जिसमें बाल बचे हैं। पटना एम्स के अधिकारी जिनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, ये वो गाड़ी आप देख सकते हैं जिस पर फायरिंग की गई है। अब कौन ये लोग थे, कौन ये अज्ञात लोग थे जिन्होंने गोलियां बरसाई है के बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन बाइक सवार के बदमाश थे जिन्होंने गोलियां बरसाई है। हालांकि पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। तो बिहार की राजधानी पटना में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। एम्स के अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की गाड़ी पर गोलीबारी हुई है। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ये गोलियां बरसाई है। हालांकि इस हमले में बाल बचे हैं सिक्योरिटी ऑफिसर। कौन ये लोग थे, क्यों ये हमला किया गया, क्यों गोलियां बरसाई गई, इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इधर कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट आज होगा। 4 और डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आपको बता दें कि सियालदह कोर्ट ने टेस्ट को मंजूरी दी है और मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी टेस्ट होगा। इससे पहले सीबीआई 88 घंटे की पूछताछ पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कर चुकी है। पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी मिल गई है और आज संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इसी के साथ साथ 4 और ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी होगा। सियालदह कोर्ट ने टेस्ट को मंजूरी दी है और इन सभी के साथ साथ जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, जो इस वक्त गिरफ्त में है, उसका भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर। मुख्य आरोपी का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। इसी के साथ साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल का भी मेडिकल जो पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और 4 ऐसे डॉक्टर्स और हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7वें दिन भी पूछताछ की है सीबीआई ने। कल सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की है। अब तक कुल 88 घंटे पूछताछ हो चुकी है संदीप घोष से। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार जो सीबीआई है वो पूछताछ कर रही है। 7वें दिन भी पूछताछ हुई। ऐसे कई सवाल जिनका जवाब जानने की सीबीआई कोशिश कर रही है। 13 घंटे कल सीबीआई की टीम ने पूछताछ की संदीप घोष से और अब तक का कुल अगर बातचीत की जाए तो 88 घंटे पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम। आज पॉलीग्राफी टेस्ट होने हैं जिसमें माना यह जा रहा है कि कई ऐसे राज और
निकलकर सामने आएंगे और कई ऐसे जवाब है जो निकलकर सामने आएंगे जिनका जवाब सीबीआई चाहती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, लुसाने डायमंड लीग में चमके नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने हासिल किया दूसरा स्थान। नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का थ्रो किया है। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने पहला स्थान हासिल किया है, तो नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया है।